नमस्कार प्यारे साथियों। नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज से अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। जो न्यू एनसीईआरटी है अपने, उनको अपन आज प्रारंभ करेंगे और बढ़िया तरीके से अपन इनको समझेंगे और पूरे कंटेंट को एक नोट्स के रूप में तैयार किया हुआ है। तो नोट्स के रूप में अपन बढ़िया तरीके से पढ़ करके समझेंगे। कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आज अपन इतिहास विषय को लेंगे। कक्षा 6 की बुक है और इन्हें अपन पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं। ये तो अपना पहला पेज हो गया। अब पूरी एनसीईआरटी बुक्स इस प्लेलिस्ट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको अपन पहले देख लेते हैं। पहला अध्याय रहेगा अपना क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा अध्याय रहेगा आरंभिक मानव की खोज में। तीसरा अध्याय रहेगा भोजन, अब संग्रह से लेकर के उत्पादन तक। ये चौथा अध्याय रहेगा आरंभिक नगर। उसके बाद में पांचवा रहेगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। छठा अध्याय रहेगा राजे, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सातवां अध्याय रहेगा नए प्रश्न नए विचार। आठवां अध्याय रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। नवा अध्याय रहेगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 10वां अध्याय रहेगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 11वां अध्याय रहेगा नए साम्राज्य और राज्य। और अंतिम अपना 12वां अध्याय है इमारतें, चित्र तथा किताबें। कुल मिला करके कक्षा 6 की इस बुक्स में अपने 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय को अपन बढ़िया तरीके से नोट्स के रूप में पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे अपन कक्षा 7 में आएंगे। तो अपन प्रारंभ करते हैं पहले अध्याय से। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। इनसे रिलेटिव ये जो 4-5 कथन हैं, इनसे रिलेटिव इस पूरे अध्याय में अपन बढ़िया तरीके से समझेंगे। और इस अध्याय में से काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम लायक प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें बढ़िया तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा और इन्हें साथ में लिखते भी जाइएगा। तो इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे हम इतिहास क्यों पढ़ें। इतिहास क्यों पढ़ें, क्यों पढ़नी चाहिए अपने को इतिहास, उनके बारे में समाधान करेंगे अपन। उसके बाद में अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में अपन है वो क्या जान सकते हैं, इस टॉपिक को भी देखेंगे। देश का नाम, अपने देश का नाम में इंडिया कैसे पढ़ा, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में अपन लोग कैसे जाने, उनके बारे में भी अपन समझेंगे। अतीत एक या अनेक, उनके बारे में भी अपन समझेंगे। तिथियों का मतलब क्या, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद में इतिहास और तिथियां, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनके बारे में भी अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, प्रारंभ करते हैं अपन। हम इतिहास क्यों पढ़ें। इतिहास हमें है जो कि क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए, इनसे संबंधित देखिए तो कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें देखिए, इतिहास हमें बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। अपन वर्तमान में जी रहे हैं, तो ये दुनिया है जो विकसित कैसे हुई, ये हमें कौन बताता है, इतिहास। वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इतिहास किन के अतीत के बारे में बताता है, जो वर्तमान है इसका अतीत, उनके बारे में कौन बताता है, इतिहास। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ये यात्रा हमें समय और संसार के उस युग में ले जाती है जब लोगों का जीवन अलग था। अब इतिहास क्या है, एक रोमांचक यात्रा है। अब यात्रा कहाँ की करवा रही है, ये यात्रा करवा रही है जब अपन लोगों से दूसरे लोगों का जीवन है जो कि अलग था, उनकी यात्रा करवा रही है। लोगों की अर्थव्यवस्था और समाज, उनकी मान्यताएं, विश्वास, उनके भोजन, कपड़े, उनके घर और बस्तियां, उनकी कला और शिल्प, सब कुछ आज से अलग था। उनकी यात्रा कौन करवाती है, इतिहास। यानी कि बहुत ही मज़ेदार विषय है इतिहास। आप यदि पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, मास्टरी करेंगे इसमें, तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया विषय है इतिहास। देखिए आगे अपन पढ़ते हैं। इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं
ये आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है। इतिहास को ही पढ़कर अपन समझ सकते हैं कि जो आधुनिक दुनिया है, वर्तमान की जो दुनिया है, वो अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का ही क्या है, परिणाम है। अनेक सदियों से जो बदलाव हो रहे हैं उसका ही क्या है, ये परिणाम है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। इतिहास हमें सिर्फ राजाओं, रानियों, उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं बताता। अब लोगों की पूर्वाग्रह बना हुआ है कि इतिहास में तो क्या है, युद्ध, राजा रानी और उनके कार्य, इनके बारे में बताता नहीं। इनसे दूर भी, इनसे बाहर भी बहुत सारी जानकारियाँ जो कि इतिहास अपने आप में लिए हुए है। तो देखिए, बल्कि शिकारियों, कृषकों, शिल्पकारों और व्यापारियों के जीवन के बारे में भी क्या है, इतिहास है वो बताता है। इसमें शिकारी आ गए, कृषक आ गए, शिल्पकार आ गए और व्यापारी। ज़्यादातर लोग जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है वो लोग कहते हैं कि इतिहास तो बहुत हार्ड विषय है और इसमें तो केवल राजा रानी और उनके युद्ध, इनके बारे में भी है। ये केवल नाम मात्र के, इनके अलावा भी इतिहास विषय में बहुत सारी अलग से जानकारियाँ हैं। तो आप यदि इस प्रकार से मन बना करके बैठे हैं कि इसमें तो युद्ध, राजा रानियाँ और उनके कार्य के बारे में ही बता रखा है, तो आप गलतफहमी में हैं। इतिहास विषय को पढ़िए, समझिए, तब आपको ये एक रोमांचक यात्रा लगेगी। फिर अगला पॉइंट अपन देखते हैं। इतिहास सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं है, ये सामान्य लोगों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी है। महान लोगों की जीवनी नहीं है, मतलब इन लोगों की जीवनी तो है, लेकिन इनके साथ साथ में भी जो सामान्य लोग हैं उनके क्रियाकलापों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है, जो कि अपने को करवाता है। कौन करवाता है? इतिहास से। तो अब आगे अपन बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में अपन लोग क्या जान सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे देखिए। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते पीते थे, पहले के लोग क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। इनके अलावा भी और जानकारी अपन जान सकते हैं। तो देखिए, आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद में अतीत के बच्चों द्वारा खेले गए खेलों, सुनी गई कहानियों, देखे गए नाटकों और गाए गए गीतों के बारे में भी अपन जान सकते हैं। ये जानकारी किन से प्राप्त होती है अपने को? अतीत से, यानी पुराने लोगों के बारे में जानकारी अपन क्या क्या ले सकते हैं। तो ये जानकारी है जो कि अपन ले सकते हैं। अब अतीत में लोग हैं वो कहाँ रहते थे, कौन सी जगह रहते थे? देखिए, लोग कहाँ रहते थे। अब इसमें 3-4 जगह या मैंने बता रखी। एक तो नर्मदा नदी के तट तट पर, नक्शा भी है साथ में, नक्शे से भी अपन समझेंगे। उसके बाद में उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। और उसके बाद में उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, और सिंध और उसकी सहायक नदियों के पास में गंगा और इनकी सहायक नदियों के पास में। अब इनको अपन एक एक करके नक्शे के ऊपर समझेंगे। तो पहला तो है अपना नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। अब देखिए, ये ज़्यादातर लोग अपन लोग देखेंगे कि सभ्यता की जितनी भी सभ्यता हुई है वो ज़्यादातर नदियों के तट पे हुई है। अब नदियों के तट पे ये विकसित क्यों हुई, अपन आगे जब सभ्यताओं को बढ़ेंगे तो उसमें सारे कारणों को अपन देखेंगे। लेकिन पहले के लोग हैं जो कि ज़्यादातर शिकारी थे, तो शिकार करने के लिए उनको सरलता कहाँ रहती थी? नदी के आसपास। नदी के आसपास है वो शिकारी है, वो अपना शिकार आराम से ढूंढ लेते थे। और जो जीव जंतु होते थे वो पानी के आसपास रहते थे, यहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे नदियों पर। उस समय ये लोग हैं जो कि शिकार करते थे। एक कारण तो ये भी है। इनके अलावा दूसरा कारण है, नदी के आसपास रहे तो धीरे धीरे इन लोगों ने खेती करनी प्रारंभ कर दी। पहले के लोग, जो पहले की सभ्यता है जितनी भी, खेती करनी आरंभ की तो वो उस समय पानी की ज़रूरत रही होगी। तो पानी की ज़रूरत के लिए किन के पास में रहे? नदी के पास में। इनके अलावा भी यातायात के रूप में भी इस्तेमाल होता होगा उसमें।
लेकिन मुख्य कारण शिकार और जो नदी के पास में खेती बाड़ी इन लोगों ने प्रारंभ की थी, ये कारण थे। अब देखिए, नर्मदा नदी के तट पर लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी के तट पर कई लाख साल पहले आखेटक खाद्य संग्राहक, जो घुमंतु लोग होते थे, खाद्य संग्राहक लोग थे, वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। अब नर्मदा नदी है कहाँ? तो अपन इस नक्शे में अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी, अब पूरे नक्शे को अपन देखते हैं, इसमें इधर से शुरू करते हैं। किरथर, इनके बारे में अपन देखेंगे। किरथर, ये होगी सुलेमान, ये हो गया काबुल नदी, ये वाला भाग है जो कि यहाँ पे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सिंधु नदी है और यहाँ पे झेलम नदी है। यहाँ पे ये वाली चेनाब, रावी, सतलुज, ये भी यहाँ पे भी ये सभ्यता विकसित वाला ये इलाका है। इनके साथ में ये व्यास नदी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये यमुना नदी है, यहाँ पे गंगा है, ये चंबल नदी है और ये विंध्य पहाड़ियाँ, और ये यहाँ पे रही नर्मदा नदी, और ये ताप्ती नदी और गोदावरी नदी। उसके बाद में ये दक्कन वाला भाग है, इसमें देखिए कृष्णा, तुंगभद्रा, पेनार नदी, कावेरी नदी, महानदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, और ये गारो पहाड़ियाँ और गंगा नदी। तो ये तो यहाँ नदियों का वाला भाग दे रखा है। यहाँ पे भी सभ्यता विकसित हुई थी, लोग यहाँ पे रहते थे। तो नर्मदा नदी के तट पर है जो कि खाद्य संग्राहक लोग हैं वो रहते थे। अब नर्मदा नदी है जो कि अलग पेन से मैं आपको बताऊं, तो नर्मदा नदी है जो कि यहाँ रही। अब यहाँ पे है जो कि ये खाद्य संग्राहक लोग हैं जो कि रहते थे। अब आगे अपन बढ़ते हैं उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। उत्तर पश्चिम में स्थित जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर, यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूं, अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाया। भेड़, बकरी और गाय, बैल, भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। ये लोग गांवों में भी रहते थे। अब देखिए इस लाइन में 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। अब देखिए जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं अपन देखते हैं। ये रहा यहाँ पे सुलेमान और ये रहा यहाँ पे किरथर। अब इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाले लोगों ने गेहूं और जौ यानी कि इनकी खेती बाड़ी करनी प्रारंभ की, और इनके साथ में भेड़, बकरी और गाय और बैल, इनको भी इन लोगों ने क्या किया? पालतू बनाया। तो यहाँ तक तो बात अपने सही तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब फिर आगे अपन बढ़ते हैं उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर। अब उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर यहाँ कृषि का विकास हुआ, और विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए गारो, इनको हाईलाइट करके अपन देख लेते हैं। गारो, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के पास में गारो की पहाड़ियाँ, और ये विंध्य। अब विंध्य से उत्तर की ओर सबसे पहले चावल है जो कि उपजाया जाने लगा। तो और इनके साथ साथ में यहाँ कृषि का भी विकास हुआ। सिंधु और उनके सहायक नदियों के पास में लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। इनके आसपास में सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास में, सिंधु कहाँ है? ये रही सिंधु। अब आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, आरंभिक नगर है जो कि यहाँ पे विकसित हुए इन नदियों के आसपास। तो उसके बाद में गंगा और इनके सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का क्या हुआ? विकास हुआ। ये 2500 वर्ष यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं गंगा और इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन। गंगा की ये सहायक नदी है सोन। इनके आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मगध कहते थे। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य है जो कि यहाँ पे स्थापित किया।
सोन नदी के किनारे पर, जो कि गंगा नदी के सहायक है। इनके आसपास का क्षेत्र है जो कि मगध के रूप में जाना गया। अब दक्षिणी एशिया में, कौन कौन से, तो देखिए आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक महाद्वीप से तो क्या है, ये छोटा है, लेकिन इन्हें उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब अगला अपन टॉपिक लेकर के अपन पढ़ते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। बिल्कुल शॉर्ट में अपने बुक्स में दे रखा है, तो शॉर्ट तरीके से ही अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो पहला तो था काम की तलाश में, वर्तमान समय को देख करके। अब इतिहास में कोई भी अपन अध्ययन करते हैं या फिर अन्वेषण या जो भी खोजबीन करते हैं, तो उसमें वर्तमान को देख करके ज़्यादातर है वो इतिहासकार कारण बताने की कोशिश करते हैं। अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो वर्तमान में लोग यात्रा क्यों करते हैं, तो पहला कारण तो सीधा सा है, ज़्यादातर लोग वर्तमान में काम के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद में कभी कभार क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ गई, नदी आ गई, उसके कारण एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए, व्यापारी, अब सेना होती है वो दूसरी जगह पर क्या करती है, विजय प्राप्त करने के लिए, और व्यापारी है वो क्या करता है, व्यापार करने के लिए, और धार्मिक गुरु है वो लोगों को शिक्षा देने के लिए जाते थे। ये वर्तमान समय में भी होता है। नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में लोगों को इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। अब लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और विचारों को जाना है। अब जैसे अपने भारतीय हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ आते हैं, तो संस्कृति का भी क्या हुआ, हस्तांतरण हुआ। तो इस जो यात्राएं करने के कारण थे, जो कि यहाँ पे स्पष्ट है, बिल्कुल सरल है। उसके बाद में देश का नाम, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। जो देश का नाम है जो कि इंडिया है, वो क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो उनके बारे में देखिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, याद रखना, ये यहाँ से सीधा प्रश्न बन रहा है कंपटीशन एग्जाम में और कई बार पूछा भी गया है। तो इंडिया शब्द है जो कि इंडस से बना है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा है। अब देखिए अपन यहाँ पे समझते हैं, ये अपना हो गया एक, अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से अपन समझे। इंडिया किससे निकला, इंडस, इंडिया इंडस से निकलता है। जैसे संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, सिंधु, ये संस्कृत है, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ये हो गया संस्कृत में, ठीक है। अब ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा। अब ईरानी और यूनानी आए, ये ईरानी और ये यूनानी, इन्होंने कहा हिंदोस, क्या कहा, हिंदोस का, और हिंदोस या इंदोस, और इस नदी के पूर्व की भूमि प्रदेश को इंडिया का। अब देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्व वाला भाग जो भूमि प्रदेश है उनको क्या कहा, इंडिया का। और भारत उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अब भारत नाम कैसे पड़ा, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, वहाँ पे एक समूह था, कबीला कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं, तो उस समूह का नाम भी क्या था, भारत था। इनके पीछे भी एक कहानी है, वो भी अपन बड़ी कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे, का उल्लेख है जो कि ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो मत हैं जो कि यहाँ पे सही माने जाते हैं। सिंधु नदी को इंडोस, इंडस,
सिंधु, फिर सिंधु को इंदोस इंदोस कहा जाने लगा। और सिंधु नदी के पूर्व वाले भाग में जो भूमि प्रदेश हैं, जो जहाँ भूमि पर रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहा गया? इंडिया कहा। ये किसने कहा? ईरानी और यूनानी लोगों ने। तो देश के नाम पर स्पष्टीकरण आप लोगों को मिल चुका होगा। उसके बाद में अतीत के बारे में अपन कैसे जाने, किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा के लोग रहते थे, यहाँ पे इस संस्कृति के लोग रहते थे, इस सभ्यता के लोग रहते थे, इस प्रकार से रहते थे, उनका ये खान पान था, उनकी शिक्षा इस प्रकार से होती थी, उनका शहरी क्षेत्र इस प्रकार से था, ग्रामीण क्षेत्र था या नहीं था, खान पान कैसा था, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे या नहीं करते थे, सारी जानकारी जो कि अपने को कैसे मिलती है, उनके बारे में अपन जो स्रोत है उनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत, अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत। अब पहला स्रोत है पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। हाथ से लिखी होने के कारण क्या कहलाती है? पांडुलिपि। अब देखिए साथियों, अपन इतिहास के जानकारी के स्रोत में अब कुछ अपने सभ्यता ऐसी हैं जिसमें लोग पढ़े लिखे थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता की अपन बातचीत कर लेते हैं। तो इसमें कुछ स्रोत है जो कि अपने को लिखित में भी मिलते हैं, लिखित में भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, उन्हें पढ़ा नहीं गया है। और उसके इनके साथ में कुछ बर्तन है, मृत भांड है, कुछ और भी सामग्री है, शिलालेख है, वो अपने को वहाँ पे मिलते हैं। कुछ चित्र है और भी बहुत सारे साक्ष्य है जो कि हड़प्पा सभ्यता में उपलब्ध होता है। लेकिन मुख्य बात है कि जो लिखित साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध तो हुआ है, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार की इतिहास की जानकारी को क्या कहेंगे? इतिहास की भाषा में क्या कहेंगे? तो ये सभी जानकारी है जो कि अपन बड़ी कक्षाओं में आगे अपन पढ़ेंगे ना, उसमें प्राप्त करेंगे कि ये जिस जगह लिखित में साक्ष्य उपलब्ध हुआ, पढ़ा नहीं गया है, इनसे पहले भी कोई संस्कृतियाँ रही होगी जिनके बारे में बिल्कुल कम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो उनको किस श्रेणी में रखेंगे, वो भी पूरी की पूरी जानकारी है वो अपन बड़ी कक्षा में अच्छे तरीके से समझेंगे। अपने छठी क्लास में बिल्कुल शॉर्ट रूप में दे रखा है। तो पांडुलिपि के बारे में अपन पढ़ रहे थे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। अब पांडुलिपि कहते किसे? प्रश्न बिल्कुल बेसिक कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं कि पांडुलिपि लिखी किससे जाती थी? हाथ से, ताम्रपत्र पे, या फिर पत्थर पर, या उपरोक्त दोनों, ऐसे कैसे भी करके विद्यार्थी को घुमाने के लिए कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो ये प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था और पांडुलिपि के बारे में पूछा गया था। लेकिन वहाँ से ये प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है कि ये किस पर तैयार है वो, या की जाती थी या लिखी जाती थी। तो या तो ताड़पत्र पर या भूर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर मिलती हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, अब देखिए ये ज़्यादातर अपने को मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है और इस पर धार्मिक मान्यताओं, अब मंदिरों में मिल रही है तो धार्मिक मान्यता ही होगी उसमें। उसके बाद में व्यवहारों, जिनके धार्मिक व्यवहार उनके संबंध में जानकारी है जो कि प्राप्त होगी, और राजाओं के जीवन के बारे में जो कि जानकारी इसमें प्राप्त होती है। औषधियों तथा विज्ञान आदि विषयों पर चर्चा है जो कि मिलती है। अब कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का लोग है जो कि कौन करते थे? आम लोग है वो करते थे। उसके बाद में अभिलेख, पांडुलिपि हो गई और उसके बाद में अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अब देखिए अभिलेख क्या है? तो अभिलेख एक कोई बड़ा सा पत्थर ले लिया और उस पत्थर पर
उकेर कर अपन वर्तमान में नक्काशी करते हैं पत्थर पर, वैसे की वैसे ये लोग क्या करते थे, पहले समय के लोग, वो उस धातु पर कुछ भी जो भी जानकारी होती थी इस पर उकेर देते थे। उकेरने के बाद में वो जगह जगह लगा रहते थे, और इस पर है वो शासन से संबंधित जानकारी होती थी, या तो आदेशों से संबंधित जानकारी होती थी, या नियमावली होती थी, और भी जो जानकारियाँ हैं जो कि इन पर होती थी, और आम लोग इन्हें देख करके उनका पालन है वो करते थे। उसके बाद में अन्य अभिलेखों में राजाओं, रानियों तथा अन्य लोगों के कार्यों तथा शासकों की विजयों का लेखा जोखा उत्कीर्ण मिलता है। अब कुछ अभिलेखों में क्या होता था, राजा रानियों की जानकारियां, और इनके साथ में उन्होंने कौन कौन से राजा ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन से जीते, उनके बारे में जानकारी, और इनके साथ में राजा के क्या क्या कार्य है, उन कार्यों के, और लोगों के क्या क्या कार्य है, उन कार्यों के बारे में है जो कि यहाँ पे जानकारी है जो कि इन अभिलेखों पर मिलती होती थी। उनके साथ साथ में पांडुलिपि हो गई, अभिलेख हो गया, उसके बाद में पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखिए इसमें देखिए पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के क्या है अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष। अब वो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या, अब देखिए मैं आपको हड़प्पा सभ्यता में ले जाता हूँ। हड़प्पा सभ्यता में क्या कि अपने को वहाँ पे शिलालेख तो मिल गए, वो पढ़े नहीं जा रहे, तो इनके साथ में अपने को ईंटों का भंडार मिला, यानी कि ईंटें मिली हैं, और इमारतें, विशाल स्नानागार, इनके साथ में बड़े मकान, घर बने हुए मिले हैं। तो और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं जो अवशेष है जो कि इतिहासकारों को उपलब्ध हुए हैं, लेकिन मैं एक दो का उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष, चित्र भी दीवारों के ऊपर बने हुए मिले हैं, मूर्तियां भी बनी हुई मिली है, तो ये किस में आएंगे, पुरातात्विक साक्ष्य में आएंगे। इनके साथ में देखिए खुदाई से प्राप्त औजार, अब प्राचीन पहले की संस्कृतियों में औजार भी खुदाई में मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं, और सिक्के भी उपलब्ध होते हैं। उनके साथ में जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ये भी उपलब्ध हुई है, कि अवशेष, जले हुए अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़ों के अवशेष, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इन जो चीज़ें यहाँ पे दर्शा रखी है, इन चीज़ों से जो जानकारियाँ उपलब्ध होती है, उनके लिए इतिहासकार कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, स्रोत शब्द का इस्तेमाल है जो कि ज़्यादातर करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो स्रोतों की मदद से अतीत का अध्ययन करते हैं। अब देखिए इतिहासकार किसे कहते हैं, कक्षा 6 में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो इतिहासकार के बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो इतिहासकार कौन होता है, इतिहासकार कौन होता है, तो देखिए स्रोतों की सहायता से अतीत का अध्ययन है जो कि करते हैं। स्रोतों की सहायता लेकर के अतीत का अध्ययन करने वाला कौन होता है, इतिहासकार होता है। स्रोतों यानी कि जो साक्ष्य है, और एक होता है श्रोता यानी सुनने वाला। तो ये तो थी अपने श्रोता और पुरातात्विक साक्ष्य, इनके बारे में जानकारी। अब देखिए अतीत एक या अनेक, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल सही है। और उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब उस समय क्या होता था, शासक वर्ग है वो सर्वे सर्वा होता था, साधन संपन्न होता था, और इनके पास में लेखन कार्य करने वाले लोग भी होते थे। तो ये राजा महाराजा जो शासक होते थे वो क्या करते थे, अपने विजयों का लेखा जोखा जो कि रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा है जो कि नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन के बारे में जानने में
मदद है वो मिलती है। अब तिथियों का मतलब क्या है, इनके बारे में भी अपन थोड़ी सी जानकारी है जो कि प्राप्त कर लेते हैं। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना है वो ईसा मसीह के क्या जो जन्म तिथि है उनसे की जाती है। अतः 2000 वर्ष का मतलब, यानी कि 2000 वर्ष का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, 2000, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2000 ईस्वी, यानी कि ईसा मसीह का यहाँ पे जन्म हुआ। इधर प्लस में चलने वाली संख्या है वो ईस्वी में चलेगी, और माइनस में चलने वाली संख्या है वो ईस्वी पूर्व में चलेगी। यह है ईस्वी सन, इस तरफ चलने वाली ईस्वी, और इस तरफ चलने वाली संख्या को ईस्वी पूर्व कहा जाता है। यानी कि 2000 ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पहले। अब इस तरफ से 1000 वर्ष यहाँ हो गया, 2000 वर्ष यहाँ हो गए, 3000 वर्ष यहाँ हो गए, 4000 वर्ष यहाँ हो गए। अब यहाँ से लगाकर इधर चलने वाली संख्या ईस्वी पूर्व होगी, और इधर से इस तरफ चलने वाली संख्या है वो ईस्वी सन में गिनी जाती है। तो ये तो था तिथियों का मतलब। अब ईसा पूर्व शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ, इसका तात्पर्य क्या है, ईसा पूर्व। एडी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, एडी कहीं लिखा हुआ आपको मिले तो एनो डोमिनी। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और बीपी का तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से अपन है वो तिथियों के बारे में जानकारी है वो अपन लोगों ने प्राप्त की। और इतिहास क्या है, कौन कब कहाँ कैसे, जो मुख्य मुख्य 4-5 पॉइंट थे उनके बारे में अपने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इस अध्याय में अपने पढ़ा। ये पीडीएफ है जो कि आपको हमारे nanoacademy.com, आपको लिंक बता दूं मैं, nanoacademy.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ये जो पीडीएफ अपने अभी जो पढ़ रहे हैं पढ़ी है, इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे जा कर के आप है वो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये था अपना पूरा पार्ट पहला, हमारा अतीत भाग 1, और इसमें अपने अध्ययन किया कि क्या कब कहाँ और कैसे। और अगला अपना दूसरा अध्याय रहेगा आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव की खोज कैसे हुई, इनके बारे में अपन व्यवस्थित तरीके से अध्याय 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।